हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे से तैयारी चल रही होगी, बोर्ड आने वाले हैं। चलिए हम लोग डिस्कस। और ये 2024 का एक सेट का पेपर का डिस्कस देखते हैं कि 2023 से क्या कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड हैं और क्या है, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। जैसा आप जानते ही हैं कि इस पेपर में टोटल 70 नंबर आपको मिलेंगे फुल अटेम्प्ट करने पे, और ऊपर वाला सही दुआ है कि आपको 70 आउट ऑफ 70 मिले। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और आप जैसे कि जानते हैं इसमें टोटल क्वेश्चन रहेगा 35, किसी की हो जाता है तभी 35, इसमें 35 क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चंस फॉर दिस, ये आपके स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका डिस्कशन कर लें बच्चे। पहला क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल से फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, बायोमोलिक्यूल। पहला क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से पूछा गया। कह रहा अल्फा हेलिक्स इज ए स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ व्हाट। अल्फा हेलिक्स किसमें होता है? एनसीईआरटी में डायरेक्ट हमने पढ़ा है। प्रोटीन, और प्रोटीन किसे बनते हैं? पॉलीपेप्टाइड से। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सी। अल्फा बीटा याद रखना, अल्फा बीटा ये पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन में होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन्वॉल्व इन लिंकिंग दोस यूनिट इन अमाइलेज पार्ट ऑफ स्टार्च। अमाइलेज स्टार्च में क्या है? एमाइलो एलो। ये गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन गलत है। इस ये एमाइलोज होता है। एमाइलोज अगर कहता तो 15 से 20% स्टार्च का एमाइलोज से बना होता है। और इसमें C1 और C4 के बीच ग्लाइकोस C1 और C4 के बीच ग्लाइकोस एमाइलोपेक्टिन कहता C1 C4 के बीच है और C1 C6 के बीच है। स्टार्च बना होगा एमाइलोज से और एमाइलोपेक्टिन से। और इसमें अल्फा लिंकेज होता है क्योंकि अल्फा ग्लूकोज बना होता है। तो इनका मतलब अगर C1 और C4 अल्फा लिंकेज एमाइलोज होता है, तो ये इसमें कोई भी एक ऑप्शन पे 1 नंबर मिला था। क्वेश्चन ये गलत थे। आपको याद रखना है एमाइलोज C1 C4 एमाइलोपेक्टिन ये स्टार्च का हिस्सा है। 80% हिस्सा एमाइलोपेक्टिन बने होते हैं। स्ट्रेट चेन वाला C1 C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा ग्लूकोज होता है। और C1 और C6 के बीच ब्रांचिंग हो जाता है, वो भी अल्फा ग्लाइकोसिडिक। तो ये दो चीज याद रखना है। चलिए इसमें क्वेश्चन गलत था। अगर एमाइलोज होता तो C1 और C4 अल्फा लिंकेज। एमाइलेज अपने आप में गलत है, एमाइलेज एक एंजाइम है, एलोज होता है। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा है। सिल्वर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, Fe+2 का भी दिया हुआ है, इनका स्टैंडर्ड वैल्यू पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल है बच्ची। तो आयरन का ऐसे आपको लिख लेना है। आयरन का क्या हो रहा है? चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन तो झड़ जा रहा है, Fe से Fe+2 तो 0.44 लिख लें। सिल्वर आयन का रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर आयन सिल्वर जा रहा है, इसको 0.8। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन को जोड़ देना है, 2 से इंटू करने पे स्टैंडर्ड वैल्यू या ईएमएफ चेंज नहीं होगा बच्चे। दोनों को जोड़ दीजिए तो यह आ जाएगा 1.2 1.24 वोल्टेज आ जाएगा। कौन सा है? रिएक्शन से बना दीजिएगा, या ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ एनोड, ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे रिडक्शन।
तो रिडक्शन इसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है? इसका माइनस ऑफ इनका कम वाले का वो एनोड हो जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस 0.14 सबसे अच्छा रहेगा इक्वेशन में लिख करके स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट तुरंत। तो बच्चे चलिए आगे आ जाते हैं। कर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस 30 मिनट्स फॉर 50 इज वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू आपने पढ़ा है कि टी हाफ से आ जाएगा, सिर्फ टी हाफ से 0.6 डिवाइडेड बाय के, तो के का वैल्यू आ जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय टी हाफ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। तो यह आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 30 मिनट्स दिया हुआ है। ये 50% कंप्लीशन का मतलब टी हाफ, वो 30 मिनट दिया हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आंसर आएगा। तो कह सकते हैं बच्चे 6.93 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻1, तो 2.31 इंटू 10⁻⁻2 होना चाहिए। 10⁻⁻2 होना चाहिए, नहीं है इसमें कोई भी ऑप्शन अगर कहा जाए तो सब इसके ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में ये अवेलेबल नहीं है। इतना पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए। तो इसमें भी करेक्शन दिया हुआ था। चलिए लिस्ट बेसिक कौन सा है? तो यहाँ पर एरोमेटिक, हमेशा एरोमेटिक वाला लिस्ट बेसिक जाता है, क्योंकि लोन आ जाता है रिंग। तो सी वाला ऑप्शन सी ओ एन सी CH3CONH2 अगर अमाइड है ब्रोमीन और NaOH के प्रति, ये सी को हट जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा, CH बन जाएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कहलाता है ये। CH3NH2 बन जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा। सो सिंपल बच्ची। अब कह रहा है 7 नंबर 7 नंबर कह रहा है कि ये ZnCl2 और HCl से कंबाइन करवा रहे हैं तो अल्काइल हैलाइड बनाएगा। ये टर्सरी वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो 1 वाला ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज फॉर डिटरमिनेशन ऑफ पोलर मास अब द प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल या पॉलीमर के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर इस्तेमाल होता है ताकि इसमें कम एरर हो। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। हेनरी लॉ। इतना सिंपल पूछा गया है बच्चे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है कि कौन सा कैटलिस्ट से अफेक्टेड होगा। आप जानते हो कैटलिस्ट अगर रखा जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू को घटा देता है, लेकिन क्या चेंज नहीं करता है? डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस को चेंज नहीं करेगा। तो कौन अफेक्टेड होगा? ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगा कैटलिस्ट में। अब ये कह रहा है दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है और दोनों में कौन आइसोमर है? तो ये ब्रोमीन अंदर चला गया, सल्फेट बाहर। आयन का एक्सचेंज है, कहलाएगा आयोनाइजेशन है। सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ड ऑब्टेन्ड बाय स्वार्ट्ज। स्वार्ट्ज रिएक्शन आपने पढ़ा है। स्वार्ट्ज रिएक्शन F5 से रिएक्शन करवा देते हैं अल्काइल क्लोराइड को, तो क्लोरीन आ जाता है उसमें। स्वार्ट्ज रिएक्शन से अल्काइल क्लोराइड बनाना बेस्ट पॉसिबल है। अब 30 नंबर का द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड। लेंथेनाइड का मोस्ट कॉमन +3 था। लेंथेनाइड का मोस्ट कॉमन +3 था। 40 नंबर कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट है, सनलाइट के प्रेजेंस, आपको याद है ये जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ लाइट के इंटेंसिटी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन का पावर जीरो, Cl2 का पावर जीरो, ऑर्डर जीरो हो जाएगा। चलिए अब असर्शन रीजन में देख लेते हैं। 15 to 18 टू स्टेटमेंट है। अगर दोनों सही है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है तो ये ऑप्शन। अगर दोनों सही है, एक्सप्लेन
रहा है तो बी ऑप्शन, अगर असर्शन सही है रीजन गलत है तो सी ऑप्शन, अगर असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है तो डी। 15 नंबर देख लेते हैं कि करा C2H5 2 इज मोर बेसिक देन, आप जानते हो सेकेंडरी ज़्यादा ही बेसिक होता है क्वेश्चन, तो क्योंकि ये स्टेरिक हिंट्रेंस करेगा। अब पहला वाला एकदम सही है, दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला कह रहा है C2H5 ट्वाइस NH इज मोर स्टेरिक हिंट्रेंस, नहीं ये टर्सरी वाला मोर स्टेरिक हिंट्रेंस का रीजन गलत है और एसर्शन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका बच्चे। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ जाया जाए। 16 नंबर का रहा है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्ट 2 प्लस Br2 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आर अपीयर टू बी, दो मॉलिक्यूल इसमें शामिल कर रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग एलिमेंट्री रिएक्शन गिविंग इफेक्टिव कॉलिजन कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, तो दो मॉलिक्यूल शामिल हो रहे हैं, मॉलिक्युलरिटी तो होगा। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन गिवन मॉलिक्युलरिटी है, दोनों एक दूसरे को कर रहा है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन गिव सब्स्टिट्यूटेड, अगर एनिलीन का एसिटाइलेशन करवा दिया जाए, एनिलीन में ये एनिलीन है, NH2 कर देते तो एनिलीन होगा, उसको हटा करके COCH ग्रुप लगा दीजिए, आ जाएगा डीएक्टिवेटर, मॉडरेट एक्टिवेटर बन जाएगा, इसलिए ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। एकदम सही कर रहा है। एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCO3 मोर देन, नहीं नहीं ये गलत हो गया बच्चे, इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम होता है, एमिनो का ज़्यादा होता है, तो एसर्शन सही है रीजन गलत है, अगेन ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चे। EDTA is used to determine hardness of water, definitely ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में EDTA कैल्शियम आयन को डिटरमाइन करने के लिए चेक किया जाता है, हार्डनेस ऑफ वाटर, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। पहला वाला सही है, EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, गलत दिया हुआ है, सही है और रीजन गलत है, अगेन ऑप्शन का, अगेन ऑप्शन। इस तरह से हम लोगों का MCQ टाइप के क्वेश्चन का है। 90 नंबर का रहा है, a solution is prepared by dissolving 10 ग्राम ऑफ नॉन volatile solute in 200 ग्राम वाटर, और प्रेशर दिया हुआ है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द, तो वेपर प्रेशर इसका दिया है, प्योर वाटर का दिया हुआ है, तो हम लोग ये कह दें कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ लगा दीजिए, फ्रॉम रॉल्स लॉ पी नॉट माइनस ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय पी नॉट प्योर वाटर का, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन। अब प्योर वाटर का लिख दें 32 है, और इस सेक्शन का 31.84 है, डिवाइडेड बाय 30, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास, को डिवाइड कर दीजिए 10 बाय मोलर मास प्लस 200 डिवाइडेड बाय 18, इस मोलर मास कैलकुलेट कर लें, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। 20 नंबर कह रहा है कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन आपको पता है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन ये प्राइमरी, कार्बाइल अमीन रिएक्शन प्राइमरी अमीन को चेक करने का एक तरीका है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन प्राइमरी अमीन के लिए है, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, सभी के लिए यूज होता है। तो इसमें प्राइमरी अमीन को रिएक्ट करवा दीजिए क्लोरोफॉर्म से, इन प्रेजेंस ऑफ KOH बन जाएगा आइसोसाइनाइड, बन जाएगा आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट का ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। कह रहा है बी में गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस क्या होता है, तो प्राइमरी अमीन बनाने का अगेन एक तरीका हो गया। पहले आप इस तरह से लिख देंगे रिंग, इस थैलामाइड लगा देंगे, अमाइड, इसका रिएक्शन कर दीजिए KOH से। लास्ट ईयर भी इस तरह का पूछा गया था, ये है।
इसमें बन जाएगा बच्चे, लास्ट वीडियो में दिया हुआ है इस तरह से नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हट जाएगा, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ माइनस, और इसका रिएक्शन करवा देंगे अल्काइल हलाइड से तो ये न्यूक्लियोफाइल है पूरा ग्रुप, नाइट्रोजन आ जाएगा अल्काइल ग्रुप के पास, और ये बन जाएगा CO। ये N वाला पार्ट जो है इसमें न्यूक्लियोफाइल है वो R के पास आ जाएगा और X हटा देगा। इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस इसका करवा दीजिए। हाइड्रोलाइसिस करवा देने पे बन जाएगा, चाहे एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए, प्राइमरी अमीन और थैलिक एसिड आ जाएगा। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है बच्चे, ये रिपीट कर रहा है। अगेन ये कह रहा है ए नॉट वैल्यू ऑफ Mn+3 to Mn+2 couple is more positive than this। हम लोग ऐसा कह देंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो इलेक्ट्रॉन 21 का ए नंबर अगर कह देंगे, 21 का अगर ए नंबर कहा जाए, Mn+3 को बदल दीजिए एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Mn+2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d4, 3d4 से एक इलेक्ट्रॉन 3d5, 5 ज़्यादा स्टेबल है इसलिए के लिए ये जल्दी का। अगर क्रोमियम का हम लोग कह देंगे, क्रोमियम+3 का, क्रोमियम का अगर लिख दिया जाए आर्गन 4s2, आर्गन 4, क्रोमियम में तो स्पेशल होता है 4s1 3d5, अगर आर्गन+3 का लिखा जाए बच्चे, अगर क्रोमियम+3 का लिखा जाए तो आर्गन से स्टार्ट करना है और आगे 2 इलेक्ट्रॉन हटा देना है यहाँ पर 3d3 में T2G, इसको बांट लेना है T2G3, ये ज़्यादा स्टेबल है, दिस स्टेबल स्टेबल है तो ये बदलना नहीं चाहेगा, मतलब क्रोमियम+3 से क्रोमियम+2 में कन्वर्जन कम हो जाएगा। रीजन Mn+3 से +2 में जाते समय यह हाफ फील्ड पा रहा है, लेकिन क्रोमियम+3 से क्रोमियम+2 तक जाते समय ये खुद क्रोमियम+3 स्टेबल है, बिकॉज डी ऑर्बिटल का T2G यह हाफ फील्ड है वो स्टेबल होता है, ये खुद स्टेबल है तो बदलना नहीं चाहेगा। ये अनस्टेबल है, बदलने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो झट से ही Mn+2 बदल जाएगा। बी ऑप्शन डिस्कशन करने का ज़रूरत इसमें आपको नहीं है, आपने कई बार एसिडिक मीडियम है तो इसको बदल देंगे Mn+2 में, ऑक्जेलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल, मैंगनीज 2 है तो 2 लगा दिया, कार्बन यहाँ पर 10 है तो 10 लगा दिया, उनके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, तो पहले देखेंगे +7 है, +7 से +2 में गया तो 5, 2 के लिए 10 आ जाएगा। यहाँ कार्बन पे, अगर कार्बन पे कहा जाए +3 से, कार्बन पे +3 है ऑक्सीडेशन लेंगे, +3 से +4, 1, 10 कार्बन के लिए 10, तो इसको मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, 10 से ये घट रहा है, उधर 10 से बढ़ रहा है, बाद बाकी हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन इधर 20 हैं, ऑक्सीजन इधर 20, इधर 8 है तो उधर कमी है, 8 H2O जोड़ दीजिए ये बैलेंस हो जाएगा, 8 H2O अगर जोड़ दिया जाए तो बैलेंस हो जाएगा, 8 H2O जोड़ दिया जाए तो बैलेंस हो जाएगा बच्चे। तो बैलेंसिंग आ गया, रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग आपने कई बार पढ़ा है, रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग आपने कई बार पढ़ा है, वेरी वेरी सिंपल। अब कर ऑन डाइल्यूशन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट A and B, lambda m of A increases 25 times, y and B increases by 1.5, which of the
टू इज स्ट्रॉन्ग। लैम्डा एम ए का 25 टाइम्स रहा है। बी का तो बताइए जिसका कंडक्टिविटी बढ़ता है डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहा होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहा होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं जिसका कंडक्टिविटी उतना से नहीं बढ़ पाया ये वो वीक है, बी वीक है, ए स्ट्रॉन्ग है। सो सिंपल चीज आ गया बच्चे, बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, डायमीटर दिए हुए हैं, लेंथ दिया हुआ है, NaOH कॉलम का डायमीटर दिया हुआ है, कैलकुलेट कंडक्टिविटी। तो आपको यह कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा इक्वेशन है 1/रेसिस्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट एल बाई ए। सेल कांस्टेंट एल बाई ए होता है बच्चे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी का वैल्यू आ जाएगा 1/r। आर के बदले 50 दिए और इसके बदले एल बाई ए। एल दिया हुआ है, लेंथ 50 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता कर लीजिए। डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस एरिया का वैल्यू ऐसे लिख दीजिएगा कि पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 1/2 स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर एरिया रख दीजिए, कंडक्टिविटी आ जाएगा और इसका यूनिट के साथ लिखना है ऐसा डायमंड पर परसेंट। या डायरेक्ट हम लोग कहेंगे कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ये कंडक्टेंस है 1/r, कंडक्टेंस है इंटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट देना है आपको और उसका वैल्यू बैठा देना है। सिंपल वे में आ जाएगा, बहुत सिंपल वे। दिस इज वेरी सिंपल। चलिए 22 नंबर जब आ गया तो 23 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। प्राइमरी अल्कोहल है कॉपर के साथ 273 पे। 573 होता तभी ऑल्डिहाइड बनता। यहाँ पर किसी भी तरह का रिएक्शन का 573 पे वो अल्डिहाइड बन जाता, ऑक्सीडेशन होकर के अल्डिहाइड बन जाता। सेकेंडरी अल्कोहल हाई टेम्परेचर पे 273 तरह का रिएक्शन होगा। फिनॉल अगर ब्रोमीन, ये लास्ट ईयर का रिपीटेड आ गया बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से, अगर फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कहा जाए तो याद रखना है कि इस ब्रोमीन प्लस वाटर दिया जाए तो ये वाला 2 पोजीशन, ये वाला 4 पोजीशन, ये वाला 6 पोजीशन, उसमें ब्रोमीन बैठा देना है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। अगर कार्बन डाइसल्फाइड अगर रहा जाए उसमें ब्रोमीन पास करवाया जाए तो ऑर्थो एक ही जगह लगाइएगा, वो भी पैरा पे ज़्यादा लगेगा और ऑर्थो पे कम लगेगा। ये मेरा कैसे बता देना है बच्चे। चलिए 23 का 1 और 2 दोनों आ गया। 23 का बी पार्ट में पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ माइनस एम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इसके चलते एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये एल्केन क्यों देता है, क्योंकि बेस की तरह काम करेगा। यहाँ हाइड्रोजन आराम से एलिमिनेट होगा, ये एल्केन देगा, सब नहीं हो करके यहाँ एलिमिनेट ज़्यादा। 24 नंबर कह रहा है सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल में कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, प्रीवियस ईयर को बना लेना है आपको, कुछ ना कुछ क्वेश्चन हो जाएगा। अगर अल्कोहल रहे PCl5 रहे OH के जगह पे C बैठा देना है आपको। उसके बाद ये एजीसीएन रहे, एजीसीएन रहे, एजीसीएन रहे तो नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन के साथ कार्बन को जोड़ देना है। ये बन जाएगा CH3CH, उसके बाद NC, आइसोसाइनाइड देगा। केसीएन रहता तो सीधा सा यहाँ पर CN बैठा देते, केसीएन रहता
तो CN, AgCN है तो NC, क्लोरीन के जगह पे NC आ जाएगा। तो A और B आ गया, ये A आ गया और ये B आ गया। अब अल्कोहलिक क्यूएच है तो अल्कोहलिक क्यूएच एलिमिनेशन करवाता है। डायरेक्ट ए अल्कोहलिक क्यूएच कहीं पर दिया रहे तो एलिमिनेट करवा करके एक जगह से हाइड्रोजन हटा देना, दूसरी जगह तीन वो बना देना है CH डबल बॉन्ड CH। HBr का एडिशन करवाना है तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन करवा देना। हाइड्रोजन ज़्यादा हाइड्रोजन के पास जाएगा और ब्रोमीन जाएगा। बी वाला बन गया CH के पास ब्रोमीन आ गया। जहां पर ज्यादा कार्बन है, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है जिस कार्बन के पास, वहां हाइड्रोजन आ गया। इस तरह से 24 का बी वाला पार्ट आ गया। 25 का रहा है कि कौन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है। तो हम लोग कहेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर और chemical change on change in temperature or changing chemical condition like pH, the loss of biological activity of protein due to difference in loss in structure of 3 degree and 2 degree called denaturation of protein। समझ में आया denaturation of protein क्या है? तो हम लोग कह देंगे due to effect of temperature, due to effect of temperature or due to effect of chemical, effect of temperature or change in chemical, चेंज इन केमिकल या केमिकल चेंज के चलते लाइक चेंज इन पीएच, द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये प्रभाव भी आ गया। बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोटॉन खो देगा। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ड्यू टू ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, change in secondary and tertiary structure, primary structure remain in contact। तो स्ट्रक्चर चेंज होने के चलते 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर में चेंज होने के चलते बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन केमिकल वो कहलाएगा डीनेचुरेशन इफेक्ट। तो लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, प्रोटीन इस पर काम नहीं करेगा। जैसे बॉइलिंग ऑफ एग। 26 नंबर का रहा है डीन ऑस्मोटिक प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास फॉर मैक्रोमोलेक्यूल। ऑस्मोटिक प्रेशर से हम लोग मॉलिक्यूलर मास इसलिए कैलकुलेट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलारिटी का इस्तेमाल होता है। मोलारिटी इज यूज्ड। यहाँ पर कम भी क्वांटिटी है तो मोलारिटी उतना चेंज का, मोलारिटी ज़्यादा प्रिफरेबल है ओवर मोलालिटी। Aquatic animals are more comfortable in cold water because at low temperature solubility of oxygen increases। At low temperature solubility of oxygen increases। गैस का solubility कम टेम्परेचर पे बढ़ जाता है। Elevation of boiling point of 1 m KCl is nearly double। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा KCl का वांट ऑफ फैक्टर 2 होता है, दोगुना पार्टिकल दे देगा, जबकि शुगर सोल्यूशन का वांट ऑफ फैक्टर 1 होता है। ये दोगुना हो गया। बिकॉज in KCl one top factor is 2 and sugar solution one top factor is 1। so इसमें elevation in boiling point डबल होगा, डिप्रेशन इन पॉइंट भी डबल हो जाएगा डिप्रेशन, क्योंकि वन टॉप फैक्टर बढ़ गए। डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर जस्ट दोगुना हो रहा है। डिसोसिएशन फैक्टर, ये डिसोसिएशन बढ़ रहा है तो डिसोसिएशन फैक्टर से रिलेटेड वन टॉप फैक्टर आ गया, सिंपल हो गया केसी। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, कितना सिंपल है। जल्दी जल्दी आप चीज़ों को रिपीट करिए। ओके बच्चे, चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में हमें 26 से लेकर 26 के बाद आगे हम लोग 35 तक का डिस्कस करेंगे बच्चे। चलिए जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर लें, अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है और बहुत अच्छे से करें। प्रीवियस ईयर ज़रूर आप लगा लें, प्रीवियस ईयर ज़रूर लगा लें। एनसीईआरटी भी सामने रखें, उसको अंडरलाइन करते जाएं और डेफिनेटली एक
एक बना लीजिए पेपर का शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लीजिए बहुत शॉर्ट, ताकि लास्ट टाइम में रिवीजन करने में। ओके, थैंक यू वेरी मच।